हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज़। आज जो मेजर टेस्ट हुआ था उसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मेजर टेस्ट 3 का सॉल्यूशन वी विल बी डिस्कसिंग। तो बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ जो यहाँ पर आया था कि देयर वर 50% वेटेज वाज गिवन टू ग्रेड 11 एंड अनदर 50 वाज गिवन टू ग्रेड 12। तो 50% सिलेबस आपका 11th के सिलेबस से आया था और 50% आया था ग्रेड 12 के सिलेबस से। तो ग्रेड 11 का जो चैप्टर्स थे वो थे वर्क, पावर एंड एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स। क्लास 12 से जो आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आपके चैप्टर्स हैं जो यहाँ पर इस मेजर टेस्ट 3 में कंक्लूड किए गए, राइट, जो इंक्लूड किए गए। चलिए तो अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट मिनिमम स्पीड डज अ 100 ग्राम पार्टिकल नीड एट पॉइंट बी टू रीच पॉइंट ए, द ग्राफ शोज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन। ठीक है, तो क्या दिया है कि 100 ग्राम का एक पार्टिकल है, उसको पॉइंट बी पर कितनी स्पीड चाहिए, एट पॉइंट बी टू रीच पॉइंट ए। तो पॉइंट बी पर इसको कितनी स्पीड चाहिए ताकि वो पॉइंट ए पर पहुंच जाए। अब देखो, आप पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी 0 मान लेते हैं और पॉइंट ए पर उसको जाना है, बट जाने के लिए उसको जो पाथ फॉलो करना पड़ेगा वो अलोंग द एनर्जी कर्व है ना। तो देखो, अगर ये पार्टिकल पॉइंट बी से टॉप मोस्ट पॉइंट तक आ गया तो उसके बाद ये पॉइंट ए तक अपने आप चला जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि इसको कितनी स्पीड चाहिए, राइट, स्पीड एट पॉइंट बी टू रीच एट पॉइंट ए। तो बीच में इसको कुछ ना कुछ हायर मैक्सिमम एनर्जी के पॉइंट पे जाना पड़ेगा, लेट अस से कि पॉइंट सी। तो जो एनर्जी चाहिएगी वो कितनी चाहिएगी, एट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी शुड बी एट लीस्ट टू सरकमपास या टू ओवरकम द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो बी और सी के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चाहिएगी एट पॉइंट बी। तो आपको क्या बताना है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, है ना, मिनिमम स्पीड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक है बच्चे, तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमें मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास कितना दे रखा है इसका 100 ग्राम्स, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपका किलोग्राम में मास हो गया, इंटू वेलोसिटी एट बी कितनी चाहिए, उसका स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपको काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए एट पॉइंट बी सो दैट इट कैन रीच द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो ग्राफ से एट पॉइंट सी कितनी है 5 और बी पर मैंने क्या ज्यूम की थी 0। तो 5 जूल ऑफ एनर्जी शुड बी देयर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ताकि ये पॉइंट बी से सी पर जाए और फिर सी से अपने आप ए पर चला जाएगा, राइट। तो क्या करें, वी बी निकालना है, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 10 इंटू 10 यानी कि 100 आएगा। तो यहाँ पर इससे मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी शुड बी एट लीस्ट 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, अ प्लेट ऑफ मास m, लेंथ b, breadth a is initially lying on the horizontal floor with length parallel to the floor and breadth perpendicular to the floor. The work done to erect it on the breadth is, ठीक है। तो आप ऐसे दिया हुआ है कि ये ग्राउंड है, इस पर पहले ये ब्लॉक आपका ऐसे रखा हुआ है विद हॉरिजॉन्टली लेंथ पैरेलल टू द फ्लोर। तो ये ऐसे रखा हुआ है, पहले लेंथ था वो फ्लोर के अलोंग था, दिस इज एल, और ब्रेड्थ इसके परपेंडिकुलर होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इरेक्ट करना है मतलब इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर, यानी कि अब लेंथ हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर और ब्रेड्थ हो जाएगी अलोंग द फ्लोर। ये बी हो गया और ये आपका एल हो गया। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, पहले इसका सेंटर ऑफ मास क्या था कि साइड पे था, इनिशियली इट वाज एट b/2 हाइट पर था इसका सेंटर ऑफ मास, और ये बाद में कितना हो गया, बाद में ये बढ़कर हो गया l/2 हाइट पर चला गया सेंटर ऑफ मास। तो अब हमें कितनी एनर्जी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैं क्या करूँगा, वर्क डन विल बी नथिंग बट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करें बच्चे, वी कैन डू दैट, वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू एच, फाइनल हाइट कितनी है l/2 माइनस इनिशियल हाइट mg इंटू b/2।
तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज़ द वर्क डन दैट इज़ रिक्वायर्ड। इसी में अगर mg को कॉमन ले लेंगे तो कितना आ गया, mg इंटू L/2 माइनस B/2 यानी L माइनस B/2। तो ऐसे कोई सा ऑप्शन है हमारा, तो हमारा ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन, अच्छा लेंथ को इसने दे रखा है, लेंथ इज़ B एंड ब्रेड्थ इज़ A, तो लेंथ की जगह B रख देते हैं और ब्रेड्थ की जगह A रख देते हैं बच्चे, ठीक है। mg इंटू लेंथ की जगह B रख देते हैं और ब्रेड्थ की जगह A रख देते हैं, तो ये आपका हो गया mg इंटू B माइनस A/2। तो mg इंटू B माइनस A/2 आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनिशियली भी हम इसको ऐसे ले सकते थे कि लेंथ की जगह B रख लेते और ऐसे, बट आपको समझ आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी गेन शुड बी इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन हमारा आ गया mg इंटू B माइनस A/2, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे। टोटल 2 masses small m and capital M are joined by a light string passing over smooth light pulley. The center of mass of the system moves with an acceleration, ठीक है। तो आपको सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। स्ट्रिंग है, उसका कोई मास नहीं है, लाइट स्ट्रिंग दे रखा है। पुली का भी कोई मास नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली इज ऑल्सो जीरो और उससे कोई इसकी डायनेमिक्स में चेंज नहीं आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला अगर हम लिखें, यहाँ पे 2 मासेज हैं, एक एम स्मॉल एम एक कैपिटल एम, तो 2 मास होंगे, उसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहे हैं m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यार अब m इज़ ग्रेटर देन कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन स्मॉल m, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ये कैपिटल M नीचे की तरफ ऐसे एक्सेलरेशन A से एक्सेलरेट करेगा और एज ए रिजल्ट स्मॉल m ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन A से। अब मुझे पहले एक्सेलरेशन A निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों सिस्टम्स की इक्वेशन लिख देता हूँ ना, फोर्स बैलेंस की इक्वेशन। तो देखो पहले स्मॉल m के लिए लिखें तो कुछ इस पे टेंशन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में T, और इसका मास नीचे लगेगा स्मॉल mg। तो बच्चे क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू T माइनस mg, क्योंकि यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगा, टेंशन ज़्यादा होगा तभी तो ये सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट करेगा, राइट। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन 2 लिखता हूँ कैपिटल ब्लॉक कैपिटल मास m के लिए। तो यहाँ पर जो m कैपिटल M इंटू A जो फोर्स लगेगा इस पर वो कितना रहेगा, mg माइनस टी। यहाँ पर t छोटा होगा mg से, क्यों, तभी तो नीचे मूव करेगा, है ना। तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो कैपिटल mg लग रहा है और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है t के बराबर, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में t सेम रहने वाला है बिकॉज इट इज़ द टेंशन इन द सेम स्ट्रिंग, है ना। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मुझे मिल गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ऐड दीज इक्वेशंस टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन A की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इनको ऐड करते बच्चे अब ऐड करूँगा मैं इन दोनों को, तो क्या लिखेंगे बच्चे, वी कैन फाइंड आउट A। तो A क्या आएगा मेरा देखिएगा, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में हमें मिला स्मॉल m a और कैपिटल M a, दिस शुड बी इक्वल टू T माइनस mg प्लस कैपिटल mg माइनस टी। तो t दोनों साइड कॉमन था तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का t माइनस का t, यहाँ से a आ जाएगा। तो यहाँ से a आई कैन राइट a इज इक्वल टू, a को कॉमन ले लिया लेफ्ट साइड में और इधर राइट साइड में ले आया, तो ये आपका क्या है, कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m। तो इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कैपिटल m माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो ये मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मिल गया। राइट साइड का जो ब्लॉक है कैपिटल M उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में और लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे एक्सेलरेशन A की वैल्यू मिल गई। अब आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ A1 एंड A2। तो यहाँ से A1 अगर मैं ब्लॉक 1 और 2 मार्क कर दूँ, ठीक है, मेरा 1 है कैपिटल वाला और 2 है ये, तो अब मेरा एक्सेलरेशन A1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चे, एक्सेलरेशन A1 विल बी पॉजिटिव। अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूँ तो A1 विल बी प्लस A एंड A2 विल बी माइनस A। तो अभी इसी के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, देखिएगा 1 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M तो कॉमन रहेगा, तो उसको एक साथ लिख लेते हैं, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब इसके बाद खाली मैथमेटिक्स का इक्वेशन बच गया ये, इंटू कैपिटल M मास इंटू एक्सेलरेशन A जो मेरा अभी आया, कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M माइनस प्लस स्मॉल m इंटू जी, और दूसरे का एक्सेलरेशन माइनस आएगा, ठीक है। तो दैट इज स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m
डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई खाली करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, जी इधर लेफ्ट साइड ले लिया कॉमन, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू अंदर देखो m माइनस एम और कैपिटल M माइनस एम 2 बार आ रहा है, तो वो आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद कैपिटल M माइनस स्मॉल m का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। तो इसको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकते हैं, स्मॉल m प्लस कैपिटल M भी 2 बार आ रहा है, इसको कर दो स्मॉल m माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर इंटू जी। तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी या बी, बी ऑप्शन सही हो गया ना, जी इंटू, तो ये ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द फिगर शोन द वेज ऑफ मास कैपिटल M हैज़ अ सेमी सर्कुलर ग्रूव, a particle of mass small m is equal to 4 times of the mass of the groove is released from A, find the maximum speed of wedge during the motion, all the surfaces are smooth। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे surfaces कौन कौन सा, एक तो ये wedge और ग्राउंड के बीच में, और बाकी इस पार्टिकल का और wedge का, ये दोनों ही surfaces यहाँ पे क्या दे दिए मुझे, स्मूथ दे दिए। अब क्योंकि ये स्मूथ सरफेसेस हैं तो यहाँ पर आपका क्या, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी जीरो, है ना। एक्सटर्नल फोर्स किस चीज़ के रूप में प्रेजेंट हो सकता था, फ्रिक्शन के रूप में, राइट। अब फ्रिक्शन तो एब्सेंट है, तो क्या करें, तो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। अब हॉरिजॉन्टल में क्यों करेंगे वो समझो आप। देखो पार्टिकल जो था इनिशियली पॉइंट ए पर लोकेटेड था बेटा, और पार्टिकल पॉइंट ए पर लोकेटेड था, तो अब क्या करेगा, स्लाइड डाउन करेगा। स्लाइड डाउन करते टाइम इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रहेगी वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे रहेगी, इस साइड राइट साइड में पॉइंटिंग, ठीक है। और इसी समय हम बोल सकते हैं कि इसकी जो वेज है उसकी वेलोसिटी को मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी ऑफ वेज, ये लेफ्ट साइड में रहेगी, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को क्या बोलूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये आपकी राइट साइड में रहेगी। अब आई कैन इजीली कंजर्व द मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और मैं रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वेज के टर्म्स में, यानी वी डब्ल्यू मुझे निकालना है अब, ठीक है। तो अब क्या करें बच्चे, देखो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल राइट, मैं इसकी ना मोमेंटम इक्वेशन लिख देता हूँ। तो मोमेंटम इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ वेज, ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस लगा दिया इसके साथ, इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ M इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा बच्चे कि M इंटू वी डब्ल्यू प्लस 4 टाइम्स ऑफ M इंटू वी पी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करें तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ वेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब ये वेलोसिटी ऑफ वी पी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चे, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी इनपुट भी नहीं है ना वर्क इनपुट है, तो मैं क्या करूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ से लेकर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो ये पार्टिकल आएगा, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के टर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनर्जी इक्वेशन लिख सकते हैं हम, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप, देखो ड्रॉप कितना हुआ हाइट का, आर के बराबर, बिकॉज इट इज ए सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप, तो आर के बराबर यहाँ पर हाइट का ड्रॉप हुआ है। तो मैं क्या लिखता हूँ, वी विल राइट द पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप। पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल जो कि 4 इंटू कैपिटल M के बराबर है, M इंटू जी इंटू H क्या है, R के बराबर। तो 4 mgr शुड बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, थोड़ा लेंथी इक्वेशन होगा, 4 mg इंटू R, इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू M इंटू वेलोसिटी ऑफ वेज का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू मास पार्टिकल 4m इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। देखो यहाँ नेगेटिव साइन का हमारा वो रोल ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि स्क्वायर हो जा रहा है वेलोसिटी का। तो आपका ये आपकी एनर्जी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, वी कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन और यहाँ पर क्या रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को रख देते हैं हम VW/4। तो VW/4 रखेंगे तो फिर एक ही अननोन बचेगा, वेलोसिटी ऑफ वेज, जो मुझे निकालना है, ठीक है। तो M इंटू VW का स्क्वायर
प्लस 1/2 इंटू 4m इंटू वी क्या रखें, वी पी इज इक्वल टू VW/4 या -VW/4 भी रखोगे तो स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रखेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, तो क्या आएगा 4 इंटू जी इंटू आर, दोनों साइड कैपिटल M था तो काट लेंगे इसको, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। और इसको फिर आगे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 4 इंटू जी इंटू आर, VW कॉमन ले लिया, ठीक है, VW का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, पहले टर्म में बचेगा 1/2 और दूसरे टर्म में क्या बचेगा अपना प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4 इंटू 1/16, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा बच्चे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आएगा 4 इंटू जी इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेज का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 1/8, ठीक है। अब यहाँ से VW वी कैन फाइंड आउट, VW जो है वो क्या आएगा, VW का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इधर से LCM लोगे उधर मल्टीप्लाई करोगे तो VW स्क्वायर विल बी 32G इंटू आर डिवाइडेड बाई 8 LCM ले आ, 8 4 जा 32 और इधर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 4 + 1 तो ये 5, 32GR/5। तो यहाँ से मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ वेज दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेज इज इक्वल टू √of 32G कैपिटल R/5। तो ये आपका आंसर आया 32G कैपिटल R/5, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। तो किया कैसे हमने, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन किया और रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज निकाल लिया, फिर एनर्जी कंजर्वेशन किया, एनर्जी कंजर्वेशन से जो ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी आया दैट शुड बी इक्वल टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और उससे मुझे VW मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद इट्स स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। एक पार्टिकल है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F मूव कर रहा है इन ए सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है, राइट। क्यों, क्योंकि आप फोर्स लगाते जा रहे हो, फोर्स लगाओगे तो फोर्स विल बी एग्जिबिटेड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल स्पीड। तो रोटेशनल स्पीड इसकी इंक्रीज करती जा रही है, तो अब क्या बोलें कि वेलोसिटी आपकी जो है नॉन ज़ीरो है इसकी, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं वर्क डन होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब इसी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो पावर जो है, पावर के बारे में हम क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो अब देखो क्योंकि आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, इस पर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हो, मूविंग इन सर्कुलर पाथ, स्पीड इसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हो, तो वेलोसिटी नॉन जीरो है और फोर्स भी नॉन जीरो है। तो आप क्या कर रहे हो, पावर इनपुट दे रहे हो, इस सिस्टम को पावर इनपुट दे रहे हो, मतलब कि F.V जो है वो आपका ग्रेटर देन आएगा 0, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 वाला कंडीशन ये गलत है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि 0 के कंडीशन में फोर्स लगाते जा रहे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो ये लिमिटिंग कंडीशन ये सही नहीं आएगा। तो द ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी यहाँ पर फोर्स नॉन जीरो है, वेलोसिटी नॉन जीरो, तो ये नहीं हो सकता। फोर्स इज ग्रेटर देन 0, वेलोसिटी भी ग्रेटर देन 0 ही होगी, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एज अ डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर, अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम वन एज ऑफ द प्लेट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल प्लेट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बच्चे, इसमें एक था सॉलिड डिस्क आपको दे रखी थी, उसमें से एक प्लेट को रिमूव कर दिया गया। अब देखो अगर मैं इसको बोलूं कि यहाँ पर ड्यू टू द सिमिट्री ऑफ द फिगर है ना, ऐसा देखा जाए तो वाई सेंटर ऑफ मास जो है ना, वाई सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वो 0 रहने वाला है, वाई ऑफ द सेंटर ऑफ मास सिस्टम 0 रहेगा इवन आफ्टर रिमूविंग। क्यों, क्योंकि दोनों का जो है रिमूव्ड पार्ट का भी सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है वाई में, वाई इज इक्वल टू 0, और जो पहले वाला था सॉलिड पार्ट उसका भी 0 पे था। तो वाई सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन तो हमें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। द ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस में रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चे, लेट अस अज्यूम द एक्सिस एंड द ओरिजिन लाइक दिस। तो ओरिजिन मेरा कहाँ पर है, ओरिजिन इज एट वन ऑफ द एज ऑफ द सॉलिड डिस्क, ठीक है। 56
सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ इनिशियल डिस्क क्या आएगा वो -28, इधर आप नेगेटिव डायरेक्शन में -28 पर आपका इनिशियली लोकेटेड था सेंटर ऑफ मास। फिर उसमें से क्या किया गया, एक एरिया रिमूव किया गया जिसका सेंटर ऑफ मास आपका -21 पर है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सेंटर ऑफ मास का पहले आपको ऊपर फॉर्मूला लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ एरिया, है ना। एरिया के टर्म्स में आपने देखा है अगर ये यूनिफॉर्म है, थिकनेस इज यूनिफॉर्म, अगर थिकनेस यूनिफॉर्म है डिस्क का तो मास को एरिया से रिप्लेस कर सकते हो इक्वेशन में आप, और सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, ऐसे एक्स सेंटर ऑफ मास जो होता है वो क्या होता था m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको एरिया के टर्म्स में भी लिख सकते हो इफ द थिकनेस इज यूनिफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि यूनिफॉर्म थिकनेस है, और तो क्यों, क्योंकि होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो हम इस तरीके का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चे a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। अब a1 a2 क्या है, a1 इज द एरिया ऑफ सॉलिड डिस्क, है ना, जो सर्कुलर प्लेट था इनिशियली उसका एरिया a1 है ये रहा, और दूसरा डिस्क है जो रिमूव किया गया उसका एरिया हम क्या लेंगे बच्चे -a2 ले लेंगे, बिकॉज इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनिशियल डिस्क। तो अब इसको मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में अगर सब्सटीट्यूट करूं तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आ जाएंगे, a2 को नेगेटिव रख देंगे हम। तो a2 को नेगेटिव रखेंगे तो क्या करें, यहाँ पर ऊपर क्योंकि a2 नेगेटिव था और नीचे भी a2 नेगेटिव था तो ये माइनस साइन आ जाएगा, इधर भी माइनस साइन आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया a1 एंड a2 एंड आई हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ देम। तो कोऑर्डिनेट्स तो मुझे ऑलरेडी पता है कि सॉलिड वाले का a1 वाले का जो x1 है वो -28 है और x2 है वो -21 है। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे, सर्कुलर डिस्क है तो वैल्यूज़ रखेंगे बच्चे इक्वेशन में वैल्यूज़ रखते टाइम। अब देखिए सोल्व करते हैं इसको, चलिए तो अब इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं। a1 हमारा होगा बेटा पाई इंटू r1², ठीक है। तो अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, फिर आप इसको देखना, ठीक है। तो a1 विल बी पाई इंटू r1², r1 कितना है मेरा 28², ठीक है, इंटू x1 क्या है -28, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड डिस्क इज -28, माइनस ऑफ एरिया नेगेटिव है क्योंकि, तो पाई इंटू 21² इंटू माइनस ऑफ 21, इसका कोऑर्डिनेट माइनस है, डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 यानी पाई इंटू 28² माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको x सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है, तो इसको सॉल्व करने पर जो मिलेगा वो x सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू मिलेगी बच्चे वो मिलने वाली है -37 सेंटीमीटर्स। अब -37 सेंटीमीटर का मतलब है देखिए कि आपका जो वैल्यू है वो ओरिजिन से 37 सेंटीमीटर ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ x आ गया। तो दिस इज द न्यू सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, ठीक है। तो ओरिजिनल से कितना दूर है, पहले ओरिजिनल था -28 पे, नया आ गया -37, तो माइनस इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास इज डिस्प्लेस्ड बाय अ वैल्यू ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द x डायरेक्शन विद एनर्जी 2v। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द x डायरेक्शन विद स्पीड 2v इज हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग in the y direction with speed v. If the collision is perfectly inelastic, the percentage loss in the energy during the collision is close to, ठीक है। तो बच्चे इसको सॉल्व करने का ना एक तरीका है, देखो पहले एक पार्टिकल था x डायरेक्शन में मूव कर रहा था, दूसरा y में मूव कर रहा था, दोनों के पास कुछ उनका एनर्जी था। फिर क्या हुआ, कोलिजन हुआ, इकट्ठा हो गए दोनों पार्टिकल, बिकॉज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो दे विल मूव एज अ सिंगल पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। तो बाद में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो एनर्जी इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कितना डिफरेंस आया या कितना ड्रॉप आया, ठीक है। चलिए तो मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूँ बच्चे, मैं बोल देता हूँ इसको E1 जो कि मेरा होगा हाफ इंटू फर्स्ट पार्टिकल का मास जो m दिया है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल 2v दे रखी है, प्लस हाफ इंटू मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल जो कि 2m दे रखा है एंड वेलोसिटी इज गिवन एज v²। तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2mv² प्लस mv², ये आपको मिलेगा 3 ऑफ mv²। ये आपका आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब मुझे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द सिंगल पार्टिकल निकालना है, दैट वी कैन फाइंड आउट यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं इधर राइट साइड में मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चे, देखो 3m इंटू v ये वेलोसिटी, ये
आफ्टर कोलिजन जो सिंगल पार्टिकल बन गया उसका mv मोमेंटम, दैट शुड बी इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, देखो इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ। ये फर्स्ट पार्टिकल जो आपका वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक पार्टिकल एक्स में मूव कर रहा है, तो एक्स में मूव करने वाले का मास m है और वेलोसिटी 2v है, तो ये 2mv इधर मोमेंटम हो गया। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी 2mv मोमेंटम हो गया। इनको आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका रिजल्टेंट ये इधर आएगा और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बच्चे, दैट विल बी 2√2mv। ठीक है, 2√2mv। तो इनिशियल मोमेंटम जो था वो 2√2mv था, यही फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा 2√2m इंटू वी। तो 3mv इज इक्वल टू 2√2mv। यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v इज इक्वल टू 2√2/3 इंटू इनिशियल वेलोसिटी v। ठीक है जी, अब यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ई फाइनल या फिर E2। ठीक है, इसको E2 रखते हैं, तो E2 विल बी हाफ इंटू मास आपका 3m है इंटू v स्क्वायर। तो इसमें v की वैल्यू रखेंगे तो हाफ इंटू 3m इंटू v जो है कि 2√2 डिवाइडेड बाई 3 स्मॉल v का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3/2 इंटू 2√2 का स्क्वायर 8/3 का स्क्वायर 9 इंटू mv स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो सोल्व करने पर मिलेगा 4/3 mv स्क्वायर। तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी आपकी 3mv स्क्वायर, बाद में घटकर हो गई 4/3 mv स्क्वायर। तो आपका एनर्जी लॉस कितना आएगा, इक्वेशन लिखते हैं, एनर्जी लॉस विल बी इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी इंटू 100। तो सारी की सारी वैल्यू पता है, E1 E2 पता है, तो अब मैं वैल्यूज़ रखता हूँ। तो क्या करेंगे, 3mv स्क्वायर था पहला माइनस 4/3 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3mv स्क्वायर। ठीक है जी, इंटू 100 कर दो, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलने वाली है दैट इज़ 56। ठीक है, तो 56% इज द लॉस इन द एनर्जी। तो ड्यू टू कोलिजन एनर्जी ड्रॉप विल बी 56%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट O एंड A व्हेन फोर्स इज F इज गिवन एज, फोर्स दे दिया आपको, टॉर्क अबाउट पॉइंट O एंड पॉइंट A आपको निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क क्या होता है बच्चा, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। ठीक है, F वेक्टर आपको दे रखा है, R वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो 4 पॉइंट O R वेक्टर क्या होगा, 4 पॉइंट O पॉइंट के लिए जो R वेक्टर है RO लिख देते हैं इसको, दैट इज I कैप प्लस J कैप। क्यों, क्योंकि आपका देखो जहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो ये पॉइंट है, इससे पॉइंट O कितना दूर है 1,1, तो इसको I कैप प्लस J कैप लिख देंगे, दिस इज RO। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट जो दूसरा जो आपका है कौन सा, पॉइंट A RA कितना है, पॉइंट A से कितनी दूरी पे है, पॉइंट A से आपका ये है सिर्फ J कैप पर, है ना, 0 I कैप प्लस J कैप। तो पॉइंट RA जो है वेक्टर वो J कैप है खाली। अब आपको टॉर्क अबाउट O निकालना है, टॉर्क अबाउट O वो कितना आएगा, RO क्रॉस F, तो यानी I कैप प्लस J कैप, क्रॉस प्रोडक्ट दिस वेक्टर विद फोर्स वेक्टर जो आपको 5√3 I कैप दे रखा है प्लस 5 J कैप दे रखा है, एक तो ये है। और टॉर्क अबाउट पॉइंट A वो आएगा J कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद 5√3 I कैप प्लस 5 J कैप। इनकी वैल्यूज़ जो है वो मैं फाइनली लिख देता हूँ, जो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास वो आएगी, फर्स्ट जो है टाउ अबाउट O जो आएगा वो आएगा 5 इंटू 1 माइनस √3 इंटू K कैप डायरेक्शन। ठीक है बच्चे, और पता भी है ना टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फोर्स एंड R। तो I कैप J कैप में थे, फोर्स भी I के इस प्लेन में था, तो टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो सही आंसर आएगा K कैप। ठीक है, सिमिलरली ये भी K कैप में आएगा, दैट इज़ 5 इंटू माइनस ऑफ √3 K कैप। ठीक है, तो आपका जो है दोनों के दोनों वैल्यूज़ जो आ गई, तो इससे आपको कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Figure shows a lamella in XY plane. Two axes Z and Z dash are passing perpendicular to its plane. A force F acts in the plane of lamella at point P as shown. Which of the following statement is incorrect? The point P is closer to Z dash axis than the Z axis. ठीक है जी, पॉइंट P जो है Z dash से नज़दीक है और Z से दूर है, तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। द टॉर्क टाउ कोज्ड बाय F अबाउट Z एक्सिस इज अलोंग K कैप। तो टाउ जो टॉर्क है
फोर्स की वजह से अलोंग जेड एक्सिस इज अलोंग के कैप की तरफ है, राइट। तो हमें राइट हैंड स्क्रू रूल से हमें पता है कि हाँ यार टॉर्क जो है वो इससे ऐसे ही रहेगा, के कैप डायरेक्शन में रहेगा, तो ऑप्शन ए सही है। टॉर्क टाउ कोज्ड बाय एफ अलोंग जेड डैश एक्सिस इज माइनस के कैप, ये भी सही है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इसमें क्लॉकवाइज जाएगा तो डाउनवर्ड आपका पॉइंट करेगा थंब, राइट हैंड थंब रूल से। सी क्या है, टॉर्क कोज्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन अबाउट जेड डैश, तो जेड डैश से फोर्स जो है नज़दीक है तो इसलिए टॉर्क कम होगा, जेड से दूर है तो टॉर्क ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी भी सही है। टोटल टॉर्क इज गिवन बाय टाउ 1 प्लस टाउ 2, तो यार देखो दो टाउ और टाउ डैश तो अलग अलग एक्सिस के अलोंग टॉर्क्स है, तो इनको ऐड करना इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो करेक्ट चॉइस क्या हुई फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट चॉइस हमारा ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, तो ये डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। A smooth uniform rod of length L and mass M has two identical beads 1 and 2 of negligible size each of mass M which can slide freely along the rod. Initially the two beads are at the center of the rod and the system is rotating with angular velocity omega naught about an axis perpendicular to the rod and is passing through its midpoint. There are no external forces. When the bead reach the end of the rod, the angular velocity of the system is. देखो बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो दे दिए आपको, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली दोनों बीड सेंटर पे थे, बिल्कुल ये रोड है ना इसके बिल्कुल यहाँ पर थे, सेंटर पे थे, तो इनका पॉइंट मास ही चाहिए। देखो पॉइंट मास ही चाहिए, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इनिशियली जीरो हो जाएगा और बाद में धीरे धीरे ये बाहर जाएंगे। तो जब ये बिल्कुल एज पे होंगे है ना, तो उस टाइम आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले निकालते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल, वो क्या आएगा बच्चा, दैट विल ओनली बी ड्यू टू रोड। तो जो एक्सिस पर जो एक्सिस है उसका रोड का जो है एक्सिस के अबाउट, जो रोटेशनल एक्सिस के अबाउट क्या होता है ml²/12 इंटू इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट बोल दिया। तो दिस इज माय इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब क्या करना है, अब आई हैव टू फाइंड आउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए पहले फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल लेता हूँ। आई फाइनल विल बी इक्वल टू, एक तो रोड का तो रहेगा ही ml²/12 प्लस फिर है ना दो और मासेज ऐड हो जाएंगे। ये मास जो है ये एक बीड इधर आ जाएगा L/2 दूरी पर और दूसरा बीड राइट साइड में चला जाएगा वो भी L/2 दूरी पर, ठीक है। तो इन दो पॉइंट मासेज की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, स्मॉल m इनका मास दे रखा है इंटू r², तो ml/2 का स्क्वायर प्लस ml/2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली, ठीक है। अब फाइनल जो है एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा से, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से, ml²/12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m इंटू L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब L इनिशियल शुड बी इक्वेटेड टू L फाइनल, बिकॉज यहाँ पर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लग रहे। तो क्या करेंगे बच्चे, सीधा सीधा Li शुड बी इक्वल टू LF लिख देता हूँ। तो क्या आएगा मेरा इक्वेशन, ml²/12 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ml²/12 प्लस 2m इंटू L²/4 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे फाइनल ओमेगा ही तो निकालना है, तो ओमेगा निकाल लेंगे यहाँ से बच्चे। ओमेगा इज इक्वल टू 12 ml² डिवाइडेड बाय 12 इंटू m∠L² प्लस 6 इंटू स्मॉल m∠L का स्क्वायर। तो ये ऐसे आएगा इंटू ओमेगा नॉट। तो यहाँ से ओमेगा क्या आएगा, फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका देखो L² दोनों साइड कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और 12 भी है, तो इनको काट लो तो आपको बचेगा m/M प्लस स्मॉल 6 इंटू स्मॉल m इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आएगा सिस्टम का, जो कि मेरा ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस एज शोन इन द फिगर इज। तो आपको पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला अगर लिखें तो क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दैट इज KQ/R, KQ/R², ठीक है। तो KQ/R² इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, एट पॉइंट ओ पहले वाले चार्ज की वजह से, तो क्या आएगा मेरा KQ/R
आर, दूरी कितनी है 1 डिस्टेंस पे, तो ई स्क्वायर प्लस सेकेंड चार्ज, चार्ज तो क्यू ही है, दूरी हो गई 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे आ गया। फिर थर्ड चार्ज क्या आ गया के क्यू बाय 4 स्क्वायर। ऐसे आप ऐड करते जाओ, ठीक है। तो इनफाइनाइट चार्जेस है तो इनफाइनाइट सीरीज बनेगा। अब मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लेता हूँ वैल्यू, जो कि मेरी है के क्यू इज़ कॉमन, बाकी बचेगा 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस ऐसे आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, और इसमें आर की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू 1/4, आर इज़ 1/4। तो आप देखो इनिशियल टर्म जो ए है वो आपका 1 है और आर है 1/4। तो सिंस आर इज लेस देन 1, आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, और ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ऐसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का जो हम सम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, a अपॉन 1 - r, ठीक है बच्चे। तो मैं इसको क्या करूँगा, के क्यू को बाहर ही रख दूंगा और सम को लिख दूंगा। सम क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 है अपॉन 1 - r, r इज़ 1/4, क्योंकि कन्वर्ज करेगी तो कन्वर्जिंग है, बिकॉज r इज़ लेस देन 1, तो फिर इसका जो सम आता है a अपॉन 1 - r आएगा। तो इसमें वैल्यूज़ रख देंगे, वैल्यूज़ रखेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलने वाली है इसको सॉल्व करके, दैट यू विल गेट 4kq/3। तो 4/3 kq, 4/3 kq मेरा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चे। चार्जेस q, 2q एंड -q आर गिवन टू 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स, कंडक्टिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। सेल्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली एज शोन द फिगर, द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन द इनर एंड द आउटर सरफेसेस ऑफ द सेल C एंड C इज R, ठीक है। इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ सेल C पर आपको चार्जेस निकालने, ठीक है। तो अब फोकस करते हैं यहाँ पे। देखो टोटल चार्ज Q इज गिवन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर A, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज इंड्यूस होगा नहीं, अंदर कुछ आएगा नहीं, तो ड्यू टू दिस कैपिटल Q चार्ज स्फीयर B के इनर सरफेस पर एक चार्ज Q इंड्यूस हो जाएगा, जो कि नेगेटिव नेचर का होगा -Q। इस -Q की वजह से एक काउंटर एक्टिंग चार्ज +Q बाहर आएगा, ठीक है। तो +Q ये और दूसरा 2Q उसको ऑलरेडी दिया गया था, तो दोनों मिलकर आउटर मोस्ट के इनर सरफेस पर कितना इंड्यूस कर देंगे चार्ज, आउटर मोस्ट के इनर सरफेस पर -3Q चार्ज इंड्यूस कर देंगे। इस -3Q चार्ज की वजह से बाहर चार्ज क्या आ जाएगा, काउंटर एक्टिंग चार्ज प्लस का 3Q, और प्लस का 3Q चार्ज आने की वजह से ये तो आपका आया इंड्यूस चार्ज, और आपने कितना चार्ज दिया इसको, -Q। तो टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस कितना आ गया, 3Q -Q, जो कि आपका 2Q है। और इनर सरफेस पे, ये तो आउटर पे है, और इनर सरफेस पे जो आपको चार्ज मिला वो कितना है, जो इंड्यूस चार्ज था -3Q। तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो ऑफ इनर एंड आउटर, तो चार्जेस इनर एंड आउटर, तो इनर ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, इनर कितना था -3Q, आउटर कितना था 2Q, तो आपका क्या आ गया -3/2 रेशियो आ गया। तो रेशियो इज -3/2, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर्स थे तो चार्ज इंड्यूस होगा, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन, क्वेश्चन नंबर 13, 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन, पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2, जहाँ पर Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से छोटा है रिस्पेक्टिवली। इफ दे आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज, ठीक है। तो कैपेसिटेंस C का कैपेसिटर है, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट A/D भी बोलते हैं, राइट। दिस इज द कैपेसिटेंस। ऐसा एक कैपेसिटर बनेगा दो आइडेंटिकल प्लेट्स को पास लाने से। चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट इज Q1, चार्ज ऑन सेकंड प्लेट इज Q2, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यार, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर निकालने की कोशिश करेंगे, जो आपका आएगा, मैं E बोल देता हूँ, वो क्या आएगा, चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q2 की वजह से, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा यार, है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, बिकॉज बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव इन नेचर। अब मुझे E1 माइनस E2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है जी। तो निकालते हैं अब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, चार्ज जो पहला था Q1 अपॉन 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर दूसरा चार्ज क्या था, Q2 डिवाइडेड बाय 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट्स है, ये सब जो चीज़ें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया यहाँ से नेगेटिव, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो हम लिख सकते हैं इसको किसके टर्म्स में, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, E
इंटू डी, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इज इक्वल टू ई इंटू डी, जो कि आपका डेल्टा ई जो अभी आया इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफरेंस आया वो क्या आया बच्चे, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2A एप्साइल नोट, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डिफरेंस, और इंटू डी जो आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी को नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है, डी को नीचे ले जाएंगे तो एप्साइल नोट A बाई डी, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 इंटू सी क्या होता है, एप्साइलन नॉट ए बाई डी को हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बोल सकते हैं, जो आपको सी दे रखा है यहाँ पे। तो इस फॉर्म में अब इसको लेके आए तो हमें क्या मिला, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का डी आ गया कि आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज Q1 माइनस Q2 बाई 2C ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू चार्जेस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा। A capacitor is charged by using a battery which is then disconnected. A dielectric slab is then inserted between the plates. ठीक है, तो एक कैपेसिटर था उसको बैटरी से चार्ज कर दिया गया, फिर बाद में चार्ज के बाद चार्ज फिक्स हो गया है ना, चार्ज ऑन द प्लेट इज फिक्स्ड, क्योंकि एक बार चार्ज हो गया उसके बाद चार्ज तो कहीं मूव नहीं कर रहा। अब इसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने उसके अंदर डाला कैपेसिटर के अंदर, तो अब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देखो, रिडक्शन ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, तो ठीक है, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालने से देयर इज रिडक्शन ऑफ चार्ज, गलत बात है, चार्ज तो फिक्स हो गया, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, रिडक्शन इन द स्टोर्ड एनर्जी बट नो चेंज इन द चार्ज ऑफ द प्लेट, अभी इसके बारे में हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, रिडक्शन इन द स्टोर्ड एनर्जी बट नो चेंज इन द चार्ज, तो चार्ज में चेंज नहीं आएगा तो मुझे पता है। अब देखो बी और सी में से डिसाइड करेंगे तो हमें पता है बच्चे, देखो Q इज इक्वल टू सी वी होता है फॉर अ कैपेसिटर। अगर वोल्टेज ड्रॉप करेगा चार्ज कांस्टेंट रखते हुए, अगर वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने डाला है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, तो एज अ रिजल्ट पोटेंशियल विल डिक्रीज, ठीक है जी, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी, तो यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट रखते हुए अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाते हो तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर की वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इन सभी चीज़ों को लिखकर हम क्या बोल सकते हैं कि इट विल डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, ठीक है। रिडक्शन इन द स्टोर्ड एनर्जी, जैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो स्टोर्ड एनर्जी भी घट गई, ओके। एंड देयर इज नो चेंज इन द चार्ज, चार्ज कांस्टेंट है बिकॉज इनिशियल चार्जिंग का जो चार्ज कहाँ से आया था, बैटरी से, अब बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर लिया तो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज ऑलरेडी कांस्टेंट। तो तीनों की तीनों चीज़ें कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई है, ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर E is equal to 12 volts, C1 is equal to 4 microfarad, C2 equals to 2 microfarad, C3 is equal to 6 microfarad, C4 is 3 microfarad. Find the heat produced in the circuit after switch S is shortened. स्विच S को जैसे ही क्लोज करोगे तो हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट आपको निकालना है बच्चे, ठीक है। तो अभी इनिशियल कंडीशन देखो, जब ये स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, सॉरी स्विच इज ओपन, तो इस केस में दो बैटरीज लगी हैं, एक पोटेंशियल ई दूसरा भी ई, और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही है, तो इस कंडीशन में कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं है इस सर्किट में, ओके। वंस यू कनेक्ट दिस स्विच, जैसे इस आप स्विच को कनेक्ट करते हो तो देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का आपको बन जाएगा। एक तो ऊपर वाला फर्स्ट टॉप हाफ रहेगा एक सर्किट जिसमें बैटरी लगी है और दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इनके बीच में वायर है ऐसे मान लो। दूसरा सर्किट नीचे वाला है जिसमें ये कैपेसिटर लगे हुए हैं नीचे वाले, और एक बैटरी लगी है ऐसे, ठीक है बेटा। अब इनकी मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। C1 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 माइक्रोफराड, C2 आपको दे रखा है 2, C3 6 दे रखा है और C4 आपको 3 दे रखा है, ठीक है। और पोटेंशियल ऑफ द बैटरीज इज 12 वोल्ट ओनली, यहाँ भी 12 वोल्ट है, यहाँ भी 12 वोल्ट है। तो जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम बात करें, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। तो टू जो फेराड का कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड का, उसके अक्रॉस 8 वोल्ट्स ड्रॉप होगा और 4 माइक्रोफेराड के अक्रॉस 4 वोल्ट्स ड्रॉप होगा, ठीक है।
तो आप देखो यहाँ पर फिर आपको पता चलेगा। और सिमिलरली 3 और 6 के केस में होगा, 3 के अक्रॉस 8 वोल्ट्स ड्रॉप होगा और 6 के अक्रॉस 4 वोल्ट्स ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दीज 2 पॉइंट्स, वो सेम रहने वाला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, टू सिंप्लीफाई द सर्किट, हम इसको बीच वाले को इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इन 2 पॉइंट के बीच में, तो कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो मैं इनको मिटा ही देता हूँ। तो दे विल बिहेव एज 2 इंडिपेंडेंट सर्किट्स, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। तो एनर्जी, कितनी एनर्जी जो इसकी है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। तो ठीक है, पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन कितना आएगा, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, फिर उस कैपेसिटेंस जो चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव करने में कितना वर्क डन आएगा वो निकालते हैं। तो ऊपर वाले सर्किट में मैं बोल देता हूँ कि लेट द वर्क डन इज W1। पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं ऊपर वाले सर्किट का, वो क्या आएगा, 4 और 2 आपके जब सीरीज में जुड़ेंगे तो 4/3 माइक्रोफेराड आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, चार्ज निकालेंगे Q1, तो चार्ज कितना आएगा, वोल्टेज इंटू सी, V इंटू सी वी। ठीक है, 12 इंटू 4/3, तो ये आपका आ गया 16 माइक्रो कूलाम चार्ज। टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू बैटरी इन द अपर सर्किट इज 16 माइक्रो कूलाम। सिमिलरली नीचे वाले में C2 कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो नीचे वाले का कैपेसिटेंस कितना आएगा बच्चे, 6 and 3 इन सीरीज, तो आपका ये आ जाएगा 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 2 माइक्रोफेराड, राइट। अब इसको चार्ज की बात करें, Q2 विल बी 12 वोल्ट्स और अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड, तो ये कितना आ गया, 24 माइक्रो कूलाम चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ, राइट। तो Q1 और Q2 आपको मिल गया। अब आप वर्क डन निकाल सकते हो, वर्क डन बाय बैटरी 1 जो ऊपर वाले सर्किट में है, दैट इज चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो Q1 इंटू V, तो आपका कितना, Q1 था 16 और वोल्टेज था 12, तो ये कितना आएगा, 16 इंटू 12 माइक्रो जूल्स। सिमिलरली W2 कितना आएगा, Q2 इंटू V, तो ये आपका आ गया 24 इंटू 12 माइक्रो जूल्स। तो टोटल वर्क डन W टोटल कितना आएगा, 16 + 24 40 इंटू 12, 40 इंटू 12 आपका जो आएगा इज इक्वल टू 480 माइक्रो जूल्स। ठीक है, ये वर्क डन किया बैटरी ने। अब इसका कुछ पार्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द कैपेसिटर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है, हाफ इंटू CV², हाफ इंटू C इंटू V²। तो देखो पहले इनको कैपेसिटर्स को C1 C2 मार्क कर लेते, ये C1 था, C2 था, C3 था, C4 था। ठीक है, तो एक एक करके कैपेसिटर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। 4 जो माइक्रोफेराड का कैपेसिटर था उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 4 का ही हुआ था, तो हम इसको ऐड करते हैं, हाफ इंटू C इंटू V², फिर C2 के अक्रॉस हाफ इंटू कैपेसिटेंस 2 है, वोल्टेज ड्रॉप 8 हुआ था, फिर थर्ड कैपेसिटर है हाफ इंटू C 6 है और वोल्टेज ड्रॉप 4 का हुआ था, प्लस हाफ इंटू C इतना है 3 इंटू वोल्टेज ड्रॉप आपका 8 का हुआ था। तो इनको आप ऐड करते हो तो आपका आएगा जो आंसर 240 माइक्रो जूल्स। 240 माइक्रो जूल्स ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल वर्क डन 480, एनर्जी स्टोर्ड इज 240। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस विल बी लॉस्ट इन हीट। तो जो हीट होगी वो क्या होगी, हीट इज इक्वल टू 480 माइनस 240, तो कितना आया, हीट विल बी 240 माइक्रो जूल्स, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 240 माइक्रो जूल्स ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हीट। तो हमारा फिर आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चे। इफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, वायर इज बीटन टिल द लेंथ बिकम्स डबल, इट्स रेजिस्टिविटी इज रो, द न्यू रेजिस्टेंस इज। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A। तो देखो वायर को बीट कर दिया, कैसे किया कि लेंथ जो है, लेंथ बिकम्स डबल, तो L' इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L। वॉल्यूम कंजर्वेशन करते हैं, AL इज इक्वल टू A', L', तो यहाँ से A' क्या आएगा, A' विल बी A/2। ठीक है, तो A/2 आ गया। अब हम यहाँ से R' रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कॉन्स्टेंट रहेगा। लेंथ जो है आपका L'/A', तो इसमें वैल्यू रखो, तो रो इंटू L' आपका हो गया 2 टाइम्स ऑफ L और एरिया होगा A/2। ठीक है जी, इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 4 इंटू रो L/A। तो न्यू रेजिस्टेंस जो R' है इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। तो हमारा क्या बोल रहे हैं इसको, जो आंसर था 4 इंटू रो L/A, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट इज़ द
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड पॉइंट एच। तो पॉइंट जी आपका इधर है, पॉइंट एच आपका इधर है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, यानी वी जी माइनस वी एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। हम इस पाथ को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, वी जी से जो पाथ आ रहा है इस पाथ को मैं हाईलाइट करता हूँ, और इसमें जो भी कंपोनेंट आएंगे उनके अक्रॉस हम करंट नोटिस करेंगे बच्चे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो आपको 4 ओम के अक्रॉस 2 एम्पियर का करंट है, तो वोल्टेज ड्रॉप इधर कितना आएगा बच्चे, 4 इंटू 2 8 वोल्ट्स, राइट। फिर बैटरी है, बैटरी के अंदर आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो तो -3 वोल्ट्स। ठीक है, फिर 2 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है ये भी इसी सर्किट में है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना, 4 वोल्ट्स। फिर आप नीचे जा रहे हो, नीचे अब 1 ओम के अक्रॉस आपको करंट नहीं पता, तो करंट निकालने के लिए क्या करें, आप क्या करो, आप करंट्स देखो, ये 1 एम्पियर आउट हो गया, 3 एम्पियर आउट हो गया, 2 एम्पियर इधर से आया, तो नीचे से करंट इसमें ऊपर फ्लो करेगा, दैट विल बी 2 एम्पियर्स। यहाँ पे करंट आपका 2 एम्पियर रहने वाला है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 2 एम्पियर इंटू 1 यानी 2 वोल्ट्स का ड्रॉप आपका इधर हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चे, मैं लिख रहा हूँ वी अक्रॉस वी जी माइनस वी एच क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 8, तो 4 ओम के अक्रॉस -3 वोल्ट बैटरी का, प्लस 4 वोल्ट्स जो 2 ओम के अक्रॉस ड्रॉप हुआ, और फिर आपका -2, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अब अपोजिट हो गया है, जो 1 ओम का रजिस्टर था इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की साइड है, ऐसे है, तो इसको माइनस लेंगे बिकॉज वी आर मूविंग अगेंस्ट द करंट। ठीक है, तो -2, तो इसको करने पर क्या आया, 8 - 3 + 4 12 - 5, तो आपका आ गया 7 वोल्ट। तो वोल्टेज बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड पॉइंट एच इज 7 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 3 चार्जेस +Q +2Q and +4Q are connected by string as shown in the figure. What is the ratio of tension in the string AB and string BC? स्ट्रिंग AB और स्ट्रिंग BC के अंदर टेंशन क्या रहेगा, तो देखो AB में जो टेंशन रहेगा दैट इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कुछ रिपल्शन आएगा बिटवीन चार्ज AB एंड चार्ज AC, और BC में जो रहेगा दैट विल बी ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन चार्ज AC एंड चार्ज BC। ठीक है, तो अभी इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं टेंशन इन द स्ट्रिंग AB निकालता हूँ, तो TAB लिखेंगे बच्चे, वी विल राइट TAB, जिसकी वैल्यू आएगी इज इक्वल टू K इंटू चार्ज, पहला चार्ज देखो 2Q है, दूसरा A और B के बीच में दूसरा चार्ज Q है, तो 2Q² बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस D है तो D² कर देंगे, प्लस अब 4Q एंड Q के बीच में कैलकुलेशन करेंगे, तो K इंटू 4Q इंटू Q, तो आपका आ गया 4Q² डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है A और B में, D + D यानी कि 2D का होल स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो TAB आपको मिलेगा दैट विल बी 3KQ² अपॉन D²। ठीक है, TAB मिल जाएगा। TBC निकालेंगे, TBC तब आपको चार्ज पहले 4Q एंड 2Q के बीच में लेना है, तो K इंटू 4Q एंड 2Q मल्टीप्लाइड तो 8Q² डिवाइडेड सेपरेशन D²। अब उसके बाद पहला चार्ज आएगा आपका 4Q एंड दूसरा Q, A और C, तो ये आपका आ गया K इंटू 4Q² डिवाइडेड बाय सेपरेशन आपका 2D का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9KQ² K इंटू Q² डिवाइडेड बाय D²। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड आउट करना था टेंशन AB डिवाइडेड बाय टेंशन इन BC, तो TAB बाय TBC कर देंगे, तो 3KQ² बाय D² डिवाइडेड बाय 9KQ² बाय D², तो आपका क्या आंसर आएगा 1/3। तो TAB बाय TBC इज़ 1/3 यानी 1:3, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कॉपर वायर कैरिंग ए फिक्स्ड करंट इज डबल्ड देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बिकम 1/4। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, तो ये रिलेशन तो ठीक है, करंट I इज इक्वल टू NEA/VD। ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। अब क्या बोल रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ करंट, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/4 हो जाएगी। तो रेडियस डबल कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी रेडियस को क्या किया हमने, इज डबल्ड, तो एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स, तो रेडियस डबल करने से एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर VD' की बात करें तो हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 4, तो 1/4 हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि करंट का वेरिएशन इस तरीके से होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सॉरी स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा।
A uniform magnetic field of magnitude 1 Tesla exists in region y greater than equals to 0 as is along the direction as shown। तो आपका देखो प्लस जेड एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम दे रखा है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, और स्पीड दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, मास भी 1 किलोग्राम। तो हम यहाँ से रेडियस ऑफ द पाथ निकाल सकते हैं। आर क्या होता है, mv/qb। मास इज़ 1, वेलोसिटी इज ऑल्सो 1, क्यू इज ऑल्सो 1 एंड बी इज ऑल्सो 1। तो रेडियस क्या आ गया, 1 मीटर। 1 मीटर इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ। अब देखो ये प्रोजेक्टेड हुआ है एट सम एंगल, ठीक है। तो अब देखते हैं यार, हम एंगल्स निकालने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है दिस अलोंग द ये जो वैल्यू आई आपकी दिस इज़ -1 एंड -√3। तो हम एंगल निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आएगा, तो ये हमारा 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। फिर अब इसको इससे 90 डिग्री लेंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा, जो रेडियस बनाएगा, मान लो ये जो पॉइंट है इसको बोल दिया पॉइंट P', ये पॉइंट है उस सर्कल का जिसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना आएगा मेरा, 60 डिग्री। भाई 30 इधर से था, 90 लिया तो 60 डिग्री आ गया। अब रेडियस है 1 मीटर और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। तो ये ओरिजिन है यहाँ पे O, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिलेगा -sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है, -sin 60 डिग्री, और ये मिलेगा आपको cos ऑफ 60 डिग्री। तो x कंपोनेंट आएगा r cos 60, ये r है आपका रेडियस ऑफ द पाथ, ठीक है, r cos 60, और y कंपोनेंट आएगा -r sin 60। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया 1 मीटर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विल बी r cos 60 डिग्री और -r sin ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो r इज़ 1, cos 60 कितना होता है बच्चे आपका, cos 60 इज़ 1/2 और -r -1 इंटू sin 60 -√3/2। तो फिर मेरा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इन विच द पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज इन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 centimeter square if the number density of the free electrons be 10.3 into 10 to the power 28 per meter cube, the drift velocity of the free electrons in micrometer per second। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें पता है करंट I इज इक्वल टू NEA/VD, NEA इंटू VD डिस्प्ले, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर करंट आपको दे दिया 10 एम्पियर, चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन दे दिया 10.3 इंटू 10 to the power 28, ठीक है जी, इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6, तो बेसिक चार्ज है 1.6 10 to the power -19 इंटू एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। तो यहाँ से VD आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो, VD कैन बी फाइंड आउट, और इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 6.06 इंटू 10 to the power -6 मीटर पर सेकेंड। तो माइक्रोमीटर पर सेकेंड की बात करें तो क्या आएगा 6.06, तो VD विल बी 6.06। तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली 6 माइक्रोमीटर्स पर सेकेंड्स। तो 6 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अ बॉम्ब ऑफ मास 12 किलोग्राम एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेज ऑफ 3 kg, 4 kg एंड 5 kg। 3 kg part and 4 kg part moves with a speed of 2 meter per second perpendicular to each other, then the speed of 5 kg part is, ठीक है। तो एक बॉम्ब है, मिड एयर एक्सप्लोड कर गया, 3 टुकड़ों में बट गया, 2 टुकड़ों की आपको वेलोसिटी दे दी, थर्ड की बतानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे क्योंकि बाहर से कोई भी फोर्स एक्स्ट्रा लग नहीं रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है बच्चे। तो देखो बेटा, 2 पार्ट जो 2 टुकड़े बटे, एक मान लो क्या था 3 kg पार्ट एंड 4 kg पार्ट मूव्स विद 2 मीटर इन परपेंडिकुलर। तो एक मान लो इधर गया, 3 kg वाला ऊपर चला गया और उससे परपेंडिकुलर में 4 kg वाला राइट में चला गया। तो मोमेंटम निकालें, तो इसको मैं P1 बोल देता हूँ, इसको P2 बोल देता हूँ। P1 क्या है 3 kg वाले का, तो P1 निकाल लिया 3m इंटू V, ठीक है। तो आपका 6 आ गया, और P2 निकालें तो P2 क्या आ गया 4 इंटू V, तो ये आपका 8 आ गया, ठीक है, 8 किलोग्राम मीटर, ठीक है।
तो P1 और P2 क्योंकि 90 डिग्री पे है तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा उसको वी कैन इजीली फाइंड आउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो P नेट जो आएगा इसकी वजह से P1 प्लस P2 इनका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे क्या मिल गया आपको 100 है ना, 64 प्लस 36 तो 100 का, तो ये 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड आपका मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 एंड 2 आ गया। अब थर्ड का बताना है, तो देखो थर्ड का इसके इक्वल ही होगा है ना, क्योंकि बाहर से कुछ ऐड नहीं हुआ तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियली बॉम्ब का कोई वेलोसिटी था नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल मोमेंटम 0 था, इसलिए P1 P2 का जो मोमेंटम आएगा वो थर्ड वाले के मोमेंटम के बराबर रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ m3 इंटू V3 इज इक्वल टू 10 है ना। तो इस इधर से मास ऑफ थर्ड पार्टिकल कितना है 5 kg, तो 5 है इंटू V3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल लिख सकता हूँ V3 इज इक्वल टू 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल टू 5 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स गिवन बाय दिस द फोर्स द वर्क डन इन द प्रोसेस। ठीक है, वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता ही है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। ठीक है, तो यहाँ से हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू 5। फोर्स का एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करके हमें लिमिट खाली रखनी है, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 7 का इंटीग्रेशन 7x आ गया, माइनस 2x का आ गया माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 और 3x का आ गया 3x टू द पावर 3/3 बिटवीन लिमिट्स 0 एंड 5। ठीक है, ये हमारा वर्क डन आ गया। तो इसके अंदर वैल्यूज़ रखते हैं बच्चे। तो लोअर लिमिट तो 0 आ गया, सब में x है तो लोअर लिमिट 0 आ गई, खाली अपर लिमिट रखेंगे 7 इंटू 5 माइनस 2/2 एक्स स्क्वायर था तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया, खाली 5 का स्क्वायर 25 और बाकी एक्स क्यूब, तो ये आपका 5 का क्यूब। तो इसको आप सोल्व करो, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो क्या आ गया 35 माइनस 25 प्लस 125, तो 125 प्लस 10 यानी कि 135 जो है जूल जो है आंसर आ गया, बिकॉज फोर्स न्यूटन में था और डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में दे रखा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 135 जूल्स। तो 135 जूल्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ स्ट्रेंथ ई एग्जिस्ट इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ई जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्या बोला, A dipole is placed along x axis having dipole moment p in the positive x axis। तो dipole आपको दिख गया पॉइंट p पर, pointing in the positive x axis। उसके बाद बोलता है at an angle theta at point p the net electric field is 0 the value of tan square theta आपको बताना है। तो कोई पॉइंट p है जो कि at an angle theta with the dipole है, this point p is there। इस पॉइंट p पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किन के कम्बिनेशन से होगा, एक तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डाइपोल, और दूसरा एक वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंटिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, देखो आप ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाउनवर्ड पॉइंटिंग है। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब हो सकता है पॉइंट P पर, जबकि डाइपोल की वजह से जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैंने उसको EP बोल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटिंग होगा, तभी तो एक दूसरे को अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो EP शुड बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। मेरे को यहाँ से कंडीशन मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट P ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। E परपेंडिकुलर नहीं ER। तो इनके फॉर्मूलाज मैंने नीचे लिख दिए आपके लिए। E परपेंडिकुलर क्या होगा, KP साइन थीटा बाई R क्यूब, रेड कलर वाला वेक्टर है वो रेड कलर से, और ग्रीन कलर ER रेडियल वेक्टर जो है 2KP कोस थीटा बाई R क्यूब। तो बेटा देखो, ये परपेंडिकुलर वाले का एक कंपोनेंट होगा साइन थीटा कंपोनेंट जो कि लेफ्ट साइड में पॉइंटिंग होगा, और रेडियल वाले का एक कोस थीटा कंपोनेंट होगा जो कि राइट साइड में पॉइंटिंग होगा। ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तभी आपका नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैव टू कैंसिल आउट ईच अदर। तो अब मुझे यहाँ से दूसरी कंडीशन मिल गई। अब क्या करेंगे,
कंडीशन तो एक ही थी, उसका दूसरा रूप मिल गया आपको, उसका डिफरेंट वर्जन कि ई परपेंडिकुलर का साइन थीटा कंपोनेंट शुड बी ई रेडियल का कोस थीटा कंपोनेंट। अब इसी को लिखेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसी को लिखते हैं बच्चे, के पी साइन थीटा, ई परपेंडिकुलर क्या था, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, इसको दोबारा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, के पी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब शुड बी इक्वल टू 2 के पी कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये मुझे कैसे मिला बच्चे, मैंने ये किया, देखो ये लिखा था ना, ई परपेंडिकुलर का साइन थीटा कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू रेडियल कंपोनेंट का कोस थीटा कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी आपको वर्टिकल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल वर्टिकली अपवर्ड में मिलेगा, और जब ये ई पी वर्टिकली अपवर्ड में मिलेगा तभी ये डाउनवर्ड एक्टिंग इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया बच्चे। अब मेरे को क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, के पी से के पी कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आ गया 2 आ गया, यानी मेरा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो मेरा आंसर क्या होगा 2। 2 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट अबाउट एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2 इज। तो यहाँ देखो एक स्क्वायर प्लेट दिया है, एक एक्सिस दिया है जो कि इसको इसके विड्थ के हाफ से पास कर रहा है, सेंटर पॉइंट से पास कर रहा है पैरेलल टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, और एक है डायगनल, है ना, एक्सिस 1 इज डायगनल और दूसरा पैरेलल टू द साइड एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द स्क्वायर प्लेट। अब मुझे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको याद है कि किन्हीं भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में, अगर इन द प्लेन ऑफ द फिगर जो आपका शीट है या स्क्वायर प्लेट है, इसी के प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इन थर्ड परपेंडिकुलर यानी प्लेट से जो परपेंडिकुलर वो होगा एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो देखो इसी फिगर को मैं 2 बार ड्रॉ करता हूँ और फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज़ करके हम फाइंड आउट कर पाएंगे रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 एंड अबाउट एक्सिस 2। तो पहले एक्सिस 2 के बारे में बात करते हैं। एक्सिस 2 ऐसे है, उसी के सिमिलर एक्सिस ऐसे बनेगा, तो मैं बोल दूं कि दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 2 ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द शेप, I2 ऐसे होगा। तो मुझे म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। अब परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है कि अगर आपको थर्ड एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू द शेप ऑफ द या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ज्योमेट्री है, तो उसके अबाउट मान लो I बोल दिया, तो फ्रॉम दिस I विल बी इज इक्वल टू I2 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ से I2 क्या आ गया बच्चे, I2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग टू द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेट, उसका हाफ वैल्यू I/2। ठीक है, सिमिलरली फिर से ड्रॉ करता हूँ इसी प्लेट को, स्क्वायर प्लेट को, और अब डायगनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो इसको मैं बोल देता हूँ क्या I1, बिकॉज ये एक्सिस 1 था, सिमिलर उसी के सिमिलर एक्सिस क्या है ये वाला, इधर भी I1 होगा। तो लाइक वाइज आई कैन से परपेंडिकुलर एक्सिस से कि भैया सेंट्रोइड से पास होने वाले का 1/2 होगा, यानी I, इसको मैं I बोलता हूँ पहले की तरह, इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I1। तो यहाँ से I1 क्या मिलेगा, I1 अगेन विल बी कम अप एज I/2। तो यहाँ से भाई पता चल गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 2, तो दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, तो ये इसके अबाउट कर लो चाहे इसके अबाउट, बराबर आने वाला है। यूज़ क्या किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 4 बल्ब्स ऑफ डिफरेंट पावर रीडिंग आर अरेंज्ड इन अ सर्किट एज शोन बिलो। तो 4 बल्ब हैं, एक 300 वाट का और 3 100 वाट्स के, इनको ऐसे अरेंज कर दिया। द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कम्बिनेशन इफ द रेटेड वोल्टेज इज सप्लाइड टू द कम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स। तो मैं बोल देता हूँ लेट द रेजिस्टेंस ऑफ 300 वाट बल्ब इज R। तो फिर बोल देंगे P इज इक्वल टू V²/R होता है बच्चे। अगर R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 300 वाट बल्ब, तो किसके बराबर हो गया, 300 के बराबर। अब यहाँ से मुझे पता चलता है कि पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो अगर 100 वाट का बल्ब होगा तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ R। तो ये 100 वाट के बल्ब हैं, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, 3R होगा, हर एक का 3R होगा। तो अगर मैं रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बल्ब को अब पावर की रेटिंग ना लिख के उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि हम फिर फाइंड आउट कर सकें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है। चलो इसको 3R लिख देंगे, इसको 3R लिख देंगे, इसको भी 3R लिख देंगे, और इसको लिख देंगे R, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया कि 300 वाट का बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस R है व्हेन द वोल्टेज V इज सप्लाइड टू देम।
तो रेटेड वोल्टेज पे आर रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, हो गया फिक्स वैल्यूज़। अब इक्वलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं इस सर्किट का निकालूँ तो 3R इन पैरेलल, तो उनका आर आ जाएगा, और एक उसके साथ सीरीज़ में आर, तो 2R इज़ द इक्वलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पावर सोर्स। तो आपका आर इक्वलेंट आ गया 2R। अब इस केस में अगर पावर कंज्यूम निकालें, पावर व्हेन द रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड, यानी V²/R इक्वलेंट, ठीक है जी, ये क्या हो गया V²/2R, तो ये मेरा आ गया 1/2 इंटू V²/R, 1/2 इंटू V²/R। और अभी हमने अज्यूम जब किया था लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ 300 वाट का बल्ब, तो यहाँ पे मैंने अज्यूम क्या कर लिया था, ये मुझे पता चला कि V²/R व्हेन द रेटेड पावर इज अप्लाइड, तो V²/R की वैल्यू 300 रहेगी, तो V²/R में 300 पुट कर दूंगा, तो व्हेन दी कम्बिनेशन ऑफ दीज बल्ब्स इज यूज्ड, तो पावर जो आपका आएगा दैट विल बी 1/2 इंटू 300, यानी कि 150 वाट विल बी कंज्यूम्ड। जब आप इन बल्ब को ऐसे जोड़ दोगे 100 वाट 100 वाट 100 वाट और 300 वाट इस कम्बिनेशन में जुड़ेगा, तो द नेट पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट इज़ 150 वाट्स। ऐसा क्यों हुआ बच्चे? क्योंकि पोटेंशियल पूरा अवेलेबल नहीं है, पूरी वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। क्या V वोल्ट मिल रहा है 300 वाट को? नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप इधर हो गया है ना। तो ऐसा होगा, अगर इन इंडिविजुअल बल्ब को आप V पैरेलल में जोड़ दोगे सबको, तो फिर सबको वोल्टेज V मिलेगा, तो नेट कम्बिनेशन फिर क्या आएगा 100 100 100 300 प्लस 300 600 वाट। बट क्योंकि अभी ऐसे जुड़ा है तो 150 वाट कंज्यूम करेंगे ये, ठीक है। चलिए, एन इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर which drives a water pump to lift 75 liter of water per second to a height of 5 meter, where water is distributed at a disbursed at a negligible speed, ठीक है। If the motor consumes a power of 5 kilowatt, then what is the efficiency of the motor, ठीक है। तो देखो बच्चे क्या हो रहा है, एक मोटर चल रही है, वो पानी को लिफ्ट कर रही है, एक किसी हाइट पर जाके गिरा दे रही है, और आउटपुट पे डिस्पर्स एट ए नेग्लिजिबल स्पीड का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर एट द आउटलेट इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक एक स्टेप करके इसको करते बेटा। व्हाट इज़ द पावर डिलीवर्ड टू वाटर, मोटर ने वाटर को कितना पावर दे दिया है ना, या कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दैट, ठीक है। तो यार पावर डिलीवर्ड टू वाटर इज इक्वल टू mgh, दिस इज द गेन इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, एक गिवन हाइट से ऊपर जा रहा है वाटर तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है इन सम टाइम t, तो दिस इज द पावर डिलीवर्ड टू वाटर। अब देखो क्या है, 75 लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड, ठीक है, 75 लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 5, और हम इसके अंदर मास ले लेते हैं। देखो हम वाटर का मास क्या होता है, मास होता है 1 किलोग्राम पर लीटर, तो 75 किलोग्राम मास हो गया। जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं, mg इंटू हाइट कितनी है 5 मीटर, तो mgh डिवाइडेड बाय पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड टाइम, तो दिस इज़ द पावर डिलीवर्ड टू वाटर 3750 वाट आएगा, ठीक है। दिस इज़ द पावर डिलीवर्ड टू वाटर। पावर कंज्यूम्ड बाय मोटर कितना है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, 5000 वाट है। तो अब एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी विल बी आउटलेट पावर, आउटपुट पे पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पे जो पावर है इनटू 100, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करते हो तो कितना आएगा, देखो 1250 इंटू 3 3750, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000, 3/4 इंटू 100, तो आपके आगे बच्चे 75%। तो मोटर इज़ एट एन एफिशिएंसी ऑफ 75%, ठीक है। अब आउटलेट पे काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है। अगर क्वेश्चन ये भी दिया होता कि आउटलेट पे वाटर का जो फ्लो रेट है वो किसी इस वेलोसिटी से, तो हम क्या करते हैं, जो ये mgh/t किया है ना, इसमें हाफ mv² जो भी दिया होता, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी ऐसे कर देते, तो फिर आपका काइनेटिक एनर्जी का भी कंपोनेंट आ जाता। बट अभी क्योंकि नेग्लिजिबल है तो ये राइट साइड वाला जो टर्म है 0 हो जाएगा, तो द ओनली पावर डिलीवर्ड इज mgh/t। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बच्चे 75%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 14/9 मीटर इज फिक्सड एंड अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इज टाइड टू द अदर एंड। द बॉल इज गिवन अ वेलोसिटी 2√gl. At the bottommost point is shown in the figure. The string is cut when the ball becomes horizontal. Find the distance traveled till it stops for the first time. चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये नॉर्मल पेंडुलम है, स्ट्रिंग के नीचे एक बॉल लटकी हुई है, उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी 2√gl के बराबर, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, ये रुकेगी कब, ये बॉल रुकेगी जब ये इसका पूरा काइनेटिक कंपोनेंट पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, उस हाइट पे जाके रुकेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन से पहले ट्राई करता हूँ कि कितने हाइट पर ये जा सकती है, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, पूरा का पूरा कंपोनेंट काइनेटिक के फॉर्म में था, हाफ m इंटू
वी स्क्वायर, वी इज 2√GL का स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा mg इंटू एच। ठीक है, तो मास तो बॉल का सेम ही था, मास कट जाएगा दोनों साइड से। अब हमें h निकालना है बेटा, तो ये क्या आ गया 1/2 4GL, ठीक है, इज इक्वल टू GH। अब G से G काट सकते हैं, G से G गया, तो यहाँ से आपको h मिल गया, h इज इक्वल टू L/2। ठीक है, h इज इक्वल टू L/2, सॉरी h इज इक्वल टू L/2 आएगा, कुछ और आएगा, सॉरी 2 आएगा, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, h इज इक्वल टू 2L, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा यार इतना ऊपर तो जाना चाहिए था, L/2 कैसा है। तो इम्प्लाइज हाइट गेन्ड बाय द बॉल टिल इट स्टॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इज 2 टाइम्स ऑफ द L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब हुआ कि देखो अगर इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करें थोड़ा इधर, ये आपका फिक्स सपोर्ट है, नीचे वायर लगी है L लेंथ की, नीचे बॉब लटका हुआ है, तो दिस इज़ द लेंथ L। टोटल गेन इन हाइट आपका 2L है, तो यानी ये है ना, जब वर्टिकल ऐसे हो जाएगा ना, बॉब बिल्कुल ऊपर नीचे स्ट्रिंग, तो L हाइट तो ये और L नीचे से, तो ऐसे जाके रुकेगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, बट स्ट्रिंग को कट कर दिया गया इन बिटवीन। इन बिटवीन कट करने का मतलब है बच्चे कि ये स्ट्रिंग देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी, तो ये पहले इस स्टेट में आएगा, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ आते ही आपने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, काट दिया। अब इसके बाद का मोशन ना देखो, इनिशियली जो मोशन था वो तो सर्कुलर मोशन होगा, इसके बाद का मोशन सर्कुलर नहीं होगा, अब कुछ वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये कुछ वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जा रहा है तो मुझे पता है कि देखो मान लो अगर मैंने इसको यहाँ पे काट दिया, तो इसके बाद ये कितना ऊपर जाएगा, इसके बाद ये L के बराबर और ऊपर जाएगा। ठीक है, L के बराबर, तो L तो हो गया डिस्टेंस वो कवर, और कुछ ये लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ होगा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, डिस्प्लेसमेंट तो 2L आ गया, बट डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस कर्व्ड पाथ, ये वाला नीचे वाला, प्लस L, तो लेंथ ऑफ कर्व्ड पाथ और निकालना है, राइट। तो लेंथ ऑफ कर्व्ड पाथ कैसे निकाल सकते हैं, 90 डिग्री कवर किया, पूरा 360 करता तो 2 पाई, ठीक है, लेकिन 2 पाई R करता 360 में, और अगर 90 डिग्री किया है तो कितना आएगा ये लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ, लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ विल बी पाई R/2 या पाई/2 R, तो पाई R की जगह L आ जाएगा, तो पाई इंटू L/2, दिस इज द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ, पाई L/2, और प्लस H, ये आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। अब इसमें वैल्यूज़ रख सकते हैं, पाई की वैल्यू रख लो 11/7, तो 7 इंटू 2 11/14 इंटू L इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 14/9, प्लस H कितना है बच्चे, H है क्या क्वेश्चन में दे रखा है क्या, H इज़ इक्वल टू L, तो L ये ऐड कर दो इसमें, L इज़ 14/9, तो ऐसा हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब इसमें करेंगे तो अपना आएगा 11/9 प्लस 14/9, तो 11 प्लस 14 कितना हो गया बच्चे, 11 प्लस 14 इज़ 25, है ना, 25/9, ठीक है, कुछ गलती तो नहीं की है, बस ये देख लेते हैं, L इज़ इक्वल टू 14/9, ओके, और अच्छा ये पाई/2 था, तो हमने क्या लिया, पाई/2 को 11/7, पाई/2 को 11/7 इंटू 2, तो 11/14 लेना है बेटा इसको, यहाँ पे हमने गलती कर दी, पाई की जगह पाई/2 था, तो पाई/2 को 11/14 लेना था ना, मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ किया, तो दिस इज 7 इंटू 2 11/14 प्लस सॉरी इंटू अच्छा 11/14 11/9 एंड 14/9, ठीक है, फिर 25/9, तो आपका डिस्टेंस कवर्ड आ गया जी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अ मूविंग coil galvanometer has 48 turns, area of coil is 4 into 10 to power minus 2 meter square. If the magnetic field is 0.2 Tesla, then to increase the current sensitivity by 25% without changing area and field, the number of turns should be. तो देखो पहले आपको ना करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, S इज इक्वल टू NBA/C। यहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स है, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, और C एक कांस्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर B और A कांस्टेंट रख दिया, तो बोल रहे करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है 25%, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने बढ़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मुझे दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, भाई मैं बोल दूँ कि सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर 25% सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स को भी 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ,
current sensitivity in case 1 divided by current sensitivity in case 2 is equal to number of turns in case 1 divided by number of turns in case 2। यहाँ से वैल्यूज़ डालेंगे तो इनिशियल करंट सेंसिटिविटी मान लो आपकी कितनी थी इनिशियल 100 थी, आपने 25% बढ़ाई तो 125 हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे पहले, इनिशियली नंबर ऑफ टर्न्स थे 48, तो बाद में कितने हो जाएंगे n, तो यहाँ से n कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 25% मोर देन 48, तो डेट इज़ कितना 12 चौक 48 इंटू प्लस 12 तो 60, ठीक है। n इज इक्वल टू 60, नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी इंक्रीज टू 60 सो एज टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय 25%। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ गया 60। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के एग्जाम का। In gravity free space, a bead of charge 1 microcoulomb and mass 3 milligram is threaded on a rough rod of frictional coefficient this. A magnetic field of magnitude this exists perpendicular to the rod. The bead is projected along the rod with a speed of 4 meter per second. How much distance will the bead cover before coming to rest? ठीक है, अब देखो रोड है, एक रोड है बच्चे, है ना, कोई रोड है, उसके अंदर एक बीड फंसा हुआ है। बीड मतलब कोई उसके अंदर मन का बोल दो या फिर देयर इज सम प्लास्टिक बीड या फिर क्या बोले, है ना, एक बीड फंसा हुआ है। ये बीड इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। अब परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रोड एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो देखो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जैसे ही ये बीड मूव करेगा तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स क्या का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर, या ऐसे लगेगा, है ना, इधर। तो अब उससे क्या होने वाला है, देयर विल बी सम फ्रिक्शनल कंपोनेंट, है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा आपको ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह के बराबर। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन को बोल दूँ वो क्या होगा, Q इंटू वी इंटू बी, दोनों का परपेंडिकुलर थे तो कोस साइन कंपोनेंट खत्म हो गया, ठीक है, 1 आ गया साइन कंपोनेंट की जगह। अब क्यू वी बी इज नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू एन, तो उसको लिख दो म्यू क्यू वी इंटू बी। अब ये फोर्स किसके बराबर होगा बच्चे, ये नेगेटिव आएगा बिकॉज इट इज़ रिटार्डिंग। अब नेगेटिव फोर्स को लिख के म्यू नो इंटू क्यू इंटू वी इंटू बी, ये किसके बराबर रहेगा, एम इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, राइट, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है यार, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है मुझे डिस्टेंस निकालना है, बट डिस्टेंस को इंक्लूड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन को अल्टर कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एम वी, ये आपका होगा लीनियर मोमेंटम इंटू डी वी बाई डी एस। तो ये सेम जो ये इक्वेशन थी इसको कन्वर्ट कर लिया ऐसे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको डी एस का कंपोनेंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वेलोसिटी दोनों साइड से कट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, म्यू इंटू क्यू इंटू बी, और एस को इंटीग्रेट करके इधर डी एस आएगा, डी एस को इंटीग्रेट करो तो एस आ गया, इज इक्वल टू ये एम इंटू वी, तो यहाँ से एम वी मिल गया। अब यहाँ से एस आपको निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप्स, तो क्या आएगा एम वी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू क्यू इंटू बी। अब सारी वैल्यूज़ आपको पता है, एम मास ऑफ द बीड आपको पता है कितना दिया हुआ है, 3 मिलीग्राम्स, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम्स इंटू वी, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू इज गिवन एज 0.3 इंटू क्यू, चार्ज 1 माइक्रोकूलम 10 टू पावर -6 लिख लो इसको, इंटू बी, बी इज गिवन एज क्वेश्चन में 0.2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते टाइम आपको मिलेगा कितना मिला आंसर, 200 मीटर्स। तो ये 200 मीटर के बाद जाके रुक जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 200 मीटर्स, ठीक है। तो ऑल इन ऑल 30 क्वेश्चन थे फिजिक्स में, तो हमने सॉल्व किया बेटा। तो एग्जाम को क्या बोलेंगे, मॉडरेट लेवल, ठीक है। बहुत सारे कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, जैसे आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया था अभी जिसमें बहुत सारी ये वाला, ये बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ हो गए, रोटेशन भी यूज़ हो गया, आपका फैराडे लॉ भी यूज़ हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, सब कुछ यूज़ हो गया। तो कुछ क्वेश्चन थे जो आपको टफ भी मिले, कुछ इजी भी थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 25। तो ऑल इन ऑल अगर एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम आपका मॉडरेट लेवल पे था, राइट। तो उम्मीद है आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। अगर आपको डाउट्स रह जाए तो वीडियो को दोबारा देखें, है ना, रिपीट करके देखें। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द डाउट ग्रुप्स। डाउट ग्रुप्स में आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए टाइमली, और रिवीजन करते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेटा, बाय, सी यू।